ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो मैंने जो है वो अपने पहले लिंक में शेयर कर दी थी, उसका लिंक भी जो है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल इस वीडियो के एंड पर लगा दूंगा। तो साथ में आज जो हमने स्टडी करना है वो इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स हैं, वहाँ से भी हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करने वाले हैं। आज की जो वीडियो है वो जस्ट बेस कर रही है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पर। एक अच्छे तरीके का रिव्यू जो है वो आप फेस कर सकते हैं इस वीडियो में, अगर आपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का गो थ्रू लेना है और जल्द अज जल्द उसे अंडरस्टैंड करना है। तो आइए वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोब्राइनर ट्राइएड्स कि डोब्राइनर ट्राइएड्स क्या होते हैं, इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हें डिस्कस किया जा रहा है। इन्हें बड़ा एक सिंपल सा काम था जो अच्छे से आप लोगों ने अंडरस्टैंड भी करना है, और क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम फर्स्ट ए ग्रुप की बात करते हैं, उसमें लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। कहता है कि ये जो मिडल एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक मास है असल में दरअसल इन दो एलिमेंट्स का एवरेज कहलाता है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट। डोब्राइनर्स डेफिनेशन मैंने राइट कर दी है और इसका आंसर जो है स्क्रीन पर भी दे दूंगा। वैसे ये कंप्लीट आंसर है, ये लिखकर भी आपको 2 नंबर मिल सकते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट। यानी जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास है असल में दरअसल वो एवरेज होता है बाकी 2 एलिमेंट्स का। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी लिथियम और पोटाशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 7, सॉरी एटॉमिक मास 7 और पोटाशियम का एटॉमिक मास 39। और जब हम इन दोनों का एवरेज लेते हैं डिवाइडेड बाय 2, आंसर हमारे पास क्या आता है 23 आता है। आंसर क्या आता है 23। और डोब्राइनर्स भी यही कहते हैं, लेकिन ये बात कहीं ज़्यादा अप्लाई नहीं हुई, उसके बाद इनका जो है ये कंसेप्ट जो है फ्लॉप होने लगा। फिलहाल हमने ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन देखना है जिसे हम कहते हैं डोब्राइनर ट्राइएड्स। उसके बाद हमारे पास बड़े 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं क्या, एक को हम कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, एक को हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ नाम से ही पता लग रहा है कि डिमिट्री मेंडलीव ने इंट्रोड्यूस करवाया, और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था ये मोज़ले ने 1913 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। तो हम बात कर लेते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की। 1871 रशियन केमिस्ट है ये। इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, अगर हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं अरेंज करते हैं उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर। किसकी बुनियाद पर? बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर। देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी? रिपीट होंगी। बड़ा सिंपल सा है, 1871 रशियन केमिस्ट, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दिया जाएगा, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर, इसे हम कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। और इसी के अपोजिट हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जब हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात करते हैं तो मोज़ले ने 1913 में इसे डिस्कस किया, और कैसे इसने डिस्कस किया ये जरा है बाद की बातें, लेकिन 1913 में मोज़ले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर कर लिया था, और उसके बाद जो है वो उसने क्या कहा, उसने कहा कि मेंडलीव ने कहा था कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दें, लेकिन मोज़ले ये कहता है कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर तरतीब दिया जाए तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी? रिपीट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जब हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर तरतीब देते हैं तो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर। एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो दोनों में फर्क बड़ा सिंपल है। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को तरतीब दिया था एटॉमिक मास की बुनियाद पर, और मोज़ले ने एलिमेंट्स को तरतीब दिया था एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर। ऐसे ही फिर मेंडलीव के कुछ डिफेक्ट्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, राइट एनी 2, राइट एनी 3 या राइट एनी 4 डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो उसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, अगर आप ये भी लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे देगा। सबसे पहले, पोजीशन ऑफ आइसोटोप इज नॉट क्लियर। मेंडलीव में पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स क्लियर नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा हो लेकिन उनका एटॉमिक मास क्या होता है? मुख्तलिफ होता है। तो इसके पास कोई आंसर नहीं था कि आइसोटोप्स की पोजीशन क्यों क्लियर नहीं है। दूसरा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनडिसाइडेड, और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी अभी अनडिसाइडेड थी, नहीं डिसाइड कर पा रहा था। थर्ड, सिमिलर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ डिफरेंट ग्रुप, एक जैसे एलिमेंट को उसने मुख्तलिफ ग्रुप में रख दिया। डिसिमिलर एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेम ग्रुप, जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ थी उन्हें उसने क्या रख दिया? एक ग्रुप में रख दिया। ये कहलाता है डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम का पार्ट भी बनता है। नेक्स्ट आ गया, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेस इज यूजुअली 0। अगेन
बोर्ड का एक फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंसीडर किया जाता है। हमारे जो एग्जाम होते हैं उनमें भी इन्हें बार बार पूछा जाता है कि व्हाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेज इज यूजली जीरो। तो कोई नई बात नहीं है, आप लोग जानते हैं सर, हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जो हीलियम को छोड़कर बाकी जितने हैं वो ऑक्टेट को फॉलो करते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि क्यों जीरो होती है, आप जानते हैं, बड़ा सिंपल है। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में कोई वैकेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन गेन करने की या लूज करने की। इसलिए हम कहते हैं कि वैसे तो हम जानते हैं कि नोबल गैसेस भी बॉन्ड बनाती है, लेकिन यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है यूजुअली, आमतौर पर। छोटे लेवल पर यह बात सही है कि वाकई ही वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसका प्रॉपर आंसर देखते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेस इज यूजुअली जीरो बिकॉज द एटम ऑफ नोबल गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो नोबल गैसेस के एलिमेंट हैं या एटम है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? स्टेबल होती है। एंड देयर इज नो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। और इनके आउटर मोस्ट शेल में कोई वैकेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि नोबल गैसेस जो है वो नॉर्मली जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करती है। आपने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन को मजीद अच्छा करने के लिए आपने एग्जांपल दे देनी है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। डुबलेट को फॉलो कर रहा है नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 हमारे पास हो जाएगी। अभी तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट अब चलते हैं हम अगले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। इनका आंसर्स मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आप अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें कि जो सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है वो अल्कलाइन इन नेचर क्यों होता है। सोडियम कार्बोनेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो अल्कलाइन इन नेचर क्यों होता है? असल में होता यह है कि जब हम सोडियम कार्बोनेट, दरअसल हमारे पास जो होता है कि हमारे पास Na2CO3 जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, और जब इसकी आयोनाइजेशन होती है तो ये हमें 2 आइंस देता है। सोडियम आइन देता है, साथ में हमें देता है कार्बोनेट्स आइन। अब ये जो कार्बोनेट एनाइन है गिव स्ट्रॉन्ग एल्कली NaOH। ये जो कार्बोनेट आइन है ये हमें देता है स्ट्रॉन्ग एल्कली, देता है NaOH। और आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये होता है कि इसकी आयोनाइजेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन साथ में हमें एक वीक एसिड भी मिलता है जिसे कहते हैं H2CO3। आप जानते हैं वीक एसिड का मतलब है इसकी जो आयोनाइजेशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो मैं ओवरऑल रिएक्शन राइट करता हूँ। ओवरऑल रिएक्शन ये है कि Na2CO3 को जब हम वाटर के 2 मॉलिक्यूल में डिसॉल्व करते हैं या इसकी आयोनाइजेशन करवाते हैं तो ये हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है और साथ में क्या देता है, वीक एसिड देता है। तो इसकी वाटर में आयोनाइजेशन ज्यादा होने की वजह से हम ये कह देते हैं कि हमारा जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ये अल्कलाइन इन नेचर होता है। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जो आप लोगों ने अच्छे से समझना है कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हाउ जिप्सम इज कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। कि जिप्सम जो है वो किस तरह कन्वर्ट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम जिप्सम को क्या करते हैं, हीट करते हैं केयरफुली, तो ये क्या करता है, इट लूजेस 3/4 ऑफ वाटर। ये वाटर के 3/4 जो है, वाटर 3/4 मॉलिक्यूल्स क्या करता है, रिमूव कर देता है। जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बचती है उसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास 2CaSO4.2H2O है। अब हमने इसे हीट किया तो हीट करने से क्या हुआ, इसने CaSO4 ट्वाइस और साथ में आ जाएगा वाटर का 1 मॉलिक्यूल, यानी इसने वाटर के 3 मॉलिक्यूल या 3/4 ऑफ वाटर को क्या किया, लॉस्ट किया। अब जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बचती है बच्चों, इसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन यह है कि वाई 2% जिप्सम जो है वो क्यों ऐड किया जाता है सीमेंट के अंदर। आप जानते हैं जिप्सम प्रिवेंट द सीमेंट फ्रॉम हार्डनिंग टू रैपिडली। जिप्सम के ऐड करने से सीमेंट जो है वो टू रैपिडली हार्ड होने से बच जाती है, यानी वो जल्दी हार्ड नहीं होती। तो जो एडिशन ऑफ जिप्सम है, हम जो इसमें जिप्सम की एडिशन कर रहे होते हैं, एक्चुअल में ये सीमेंट का सेटिंग टाइम जो है वो क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। सेटिंग टाइम तो इंक्रीज होता ही होता है, साथ में इसकी इंटर लॉकिंग जो प्रॉपर्टी है वो भी सीमेंट की क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। गॉट इट माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब लाइम वाटर को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है कि हमारे पास जो स्लैक्ड लाइम होता है जिसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना CaOH2, ये जो है हमारे पास होता है इसका एक वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम जो है वो मिक्स किया जाता है विद सैंड, सैंड के साथ मिक्स किया जाता है जिसे हम नॉर्मली रेत भी कह देते हैं। और इसके हमारे पास 3 या 4 वॉल्यूम होते हैं। और वाटर तो इससे हमें एक जो है वो थिक पेस्ट जो है वो मिल जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब इस मटेरियल को हम स्टोन्स एंड ब्रिक्स के दरमियान जो है प्लेस करते हैं तो वो उन दोनों को हार्ड कर देती है या एक दूसरे में बाइंड कर देती है। अब कैसे होता है कि सबसे पहले जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसे हमने वाटर में ऐड किया H2O, तो इस तरह हमारे पास बन गया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है इसमें हमने CO2 को डिसॉल्व किया तो साथ में बना कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर, और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में SiO2 तो इसने बनाया कैल्शियम सिलिकेट और साथ में हमारे पास बन गया H2O। तो इस तरह हम लाइम वाटर को क्या करते हैं प्रिपेयर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करती है, मैग्नीशियम जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती है, और मैग्नीशियम जो है वो सल्फर के साथ कैसे रिएक्ट करती है। मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्ट करती है तो बनाती है Mg3N2 जिसे कहते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड, और मैग्नीशियम जब 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में H2, सिंपली H2। उसके बाद जब मैग्नीशियम सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मैग्नीशियम सल्फाइड। तो पिछली बार मुल्तान बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ भी गया था, तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
कि वाई पोटाशियम सुपर ऑक्साइड इज यूज ब्रीथिंग इक्विपमेंट फॉर माउंटेनर्स, कि पोटाशियम सुपर ऑक्साइड को ये जो माउंटेनर्स हैं क्यों ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। माउंटेनर्स तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, साथ में स्पेस क्राफ्ट वाले भी यूज करते हैं। KO2 पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, इसके पास जो है वो एबिलिटी होती है, और क्या एबिलिटी होती है, ये एब्जॉर्ब कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये आउट कमिंग देता है ऑक्सीजन एट द सेम टाइम। यानी 4KO2 क्या एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, तो देता है K2CO3 और साथ में देता है ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल। तो इसलिए इसका एक वेरी इंटरेस्टिंग यूज है कि इसे ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन इस्तेमाल करता है, माउंटेनर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और साथ में स्पेस क्राफ्ट वाले भी इसे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ओके, अच्छा, ये सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है इनके आंसर प्रॉपर मैं स्क्रीन पर दे दूंगा ताकि आप लोग नोट कर लें, उसे अच्छे से याद करें। हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, उसे कहते हैं हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारे पास जो है वो क्या होता है। अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है। MgOH ट्वाइस होता क्या है, डेफिनेशन राइट कर रहा हूँ, सस्पेंशन ऑफ MgOH twice in water is called milk of magnesia. A suspension of magnesium hydroxide in water is called milk of magnesia. It is used for treatment of acidity in stomach. कि जो एसिडिटी हो जाती है स्टमक के अंदर, एसिडिटी इन स्टमक, तो इसे उसे ट्रीट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। पास बच्चों नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, एडवांटेजेस ऑफ सोडियम बाय डाउनसेल। तो इसके काफी सारे एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेजेस कि जो मेटेलिक फोग है वो इससे प्रोड्यूस नहीं होती। दूसरा है कि लिक्विड सोडियम को इजीली कलेक्ट कर लिया जाता है, और कितने टेम्परेचर पर, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। और इसके अलावा जो मटेरियल ऑफ द सेल है, सेल का जो मटेरियल है वो प्रोडक्ट पर अटैक नहीं करता, जिससे प्रोडक्ट के इम्प्योर होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। और याद रहे इसमें हम ड्राई क्लोरीन के साथ साथ 90.9% जो है वो प्योर सोडियम जो है वो ऑब्टेन करते हैं। ओके, गुड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, उसे हम कहते हैं डेड बर्न्ड जिप्सम। क्या कहते हैं उसे हम, डेड बर्न्ड जिप्सम। हमारे पास जो है वो क्या होता है, उसे हम जरा देख लेते हैं। डेड बर्न्ड जिप्सम की बात करते हैं कि जब हम व्हेन जिप्सम इज स्ट्रांगली हीटेड, और कितने टेम्परेचर पर हम उसे हीट करते हैं, एट 400 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमें इट फॉर्म एनहाइड्रस सॉल्ट, यानी वो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल को विच एब्जॉर्ब वाटर स्लोली, जो वाटर को आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इस तरह के प्लास्टर को हम डेड बर्न प्लास्टर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CaSO4.2H2O, हमने इसे क्या किया, हीट किया। हीट करने से उसने सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल को जो है वो रिमूव कर दिया। अब जो बाकी बचा इसे हम कहते हैं डेड बर्न प्लास्टर। ओके, तरफ मूव करते हैं, और वो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, वो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट, कि जो सेकंड आयोनाइजेशन होती है वो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से क्यों ज्यादा होती है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ एक मैग्नीशियम का केस ले लें कि मैग्नीशियम के पास मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 एटॉमिक नंबर ये बताता है कि इसके पास 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो इसके पास 12 पॉजिटिव चार्ज और 11 नेगेटिव चार्ज बच जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर अपनी फोर्स को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसका जो साइज है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। रीजन भी सेम एज इट इज यही राइट की है। अगर आप ये रीजन लिखते हैं तो 2 नंबर हमारे पास रहते हैं। एज द इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड, जैसा कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया, द डोमिनेंट पॉजिटिव चार्ज होल्ड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विद ग्रेटर फोर्स, कि जो डोमिनेंट पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है, होल्ड करता है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को एक स्ट्रॉन्गर फोर्स के साथ। उसके नतीजे में क्या होता है, एंड मेक्स द रिमूवल ऑफ फर्दर इलेक्ट्रॉन इज मोर डिफिकल्ट, और क्या कर देता है कि मजीद इलेक्ट्रॉन निकालने के अमल को ज्यादा मुश्किल बना देता है। इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमेशा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम के एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो उस दौरान हमारे पास जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी थी उसे कहते हैं 738 किलोजूल पर मोल। और जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब हमने उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, उस आयोनाइजेशन एनर्जी को कहते हैं हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और वो रहती है हमारे पास प्लस 1451। और एक अच्छा एमसीक्यूज भी रहता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक एलिमेंटल प्रॉपर्टी है और आयोनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस भी है। उसके बाद साथ में ही मैंने कहा जी पीरियोडिक ट्रेंड भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आ जाता है। पहला जो है पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें तो हम अक्रॉस द ग्रुप बात करेंगे कि अक्रॉस द ग्रुप पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है। अक्रॉस द ग्रुप का क्या मतलब है कि ग्रुप में, और ग्रुप क्या होते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। ये 4 पॉइंट आपने हर जगह ही अच्छे से याद रखने हैं, वो एटॉमिक साइज हो, वो मेटालिक कैरेक्टर हो, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, ये 4 पॉइंट बहुत काम आते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। अब वो आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों डिक्रीज करती है, सबसे पहला पॉइंट, नंबर ऑफ शेल जो है वो क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं।
नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो जाहिर बात है एटम का जो साइज है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर एटम का साइज बढ़ रहा है तो डेफिनेटली सी बात है कि शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब आ जाते हैं हम अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है कि जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है। अब सबसे पहली बात क्यों बढ़ती है, पहला पॉइंट है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन की तादाद भी बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रही होती है। ये याद रहे, बाज दफा बच्चे यहाँ क्या करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट सेम लिखना है आपने और नंबर ऑफ शेल भी क्या लिखना है, सेम लिखना है। बहुत से बच्चे यहाँ डिक्रीज लिख देते हैं, जिसकी वजह से जो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है और नंबर ऑफ शेल भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो हमने यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड 3 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, के ग्रुप में क्यों कम होती है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा व्हाई द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, वो बड़ा सिंपल है, क्या है, व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कि नेगेटिव आयन का बनना एक क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और वो कभी कभी कह देता है कि व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन पॉजिटिव क्यों होती है, या पॉजिटिव साइन से हम उसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। तो मैं इसका आंसर जो है प्रॉपर बोर्ड पे मैंने राइट कर दिया था ताकि आप लोगों के लिए कोई मसला हो ना। यूजुअली द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो रिलीज एनर्जी, वो एनर्जी को रिलीज करते हैं व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडेड इनटू देम, जब उनमें पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है। यूजुअली वो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी एक्सेप्शंस की बात हम लोग कर नहीं रहे। तो डायरेक्ट मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की वर्डिंग आप लोगों को समझाता हूं। यूजुअली द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिलीज एनर्जी व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडेड इनटू देम, जब उनमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है। बट व्हेन सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन यूनिनेगेटिव आयन, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन यूनिनेगेटिव आयन में ऐड किया जाता है, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय द ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। यानी जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना शुरू कर देते हैं, रिपेल करना शुरू कर देते हैं। उस रिपल्जन पर ओवरकम करने के लिए, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस रिपल्जन, एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस रिपल्जन पर ओवरकम करने के लिए एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है इस प्रोसेस में। तो इसलिए हम कहते हैं, सो दैट्स व्हाई फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। और आप जानते हैं जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो उसे हम पॉजिटिव साइन से जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ एग्जांपल में हमने ऑक्सीजन की एग्जांपल की बात की कि ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है -141 किलो जूल पर मोल। और जब ऑक्सीजन यूनिनेगेटिव आयन एक और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, तो उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो होती है +780 किलो जूल पर मोल हमारे पास जो है वो रहती है। क्लियर। 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई द सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, और बल्कि हम इसका पीरियोडिक ट्रेंड भी डिस्कस कर लेते हैं, अक्रॉस द ग्रुप्स एंड अक्रॉस द पीरियड। इसमें सेम वही बातें आपने लिखनी है जो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए लिखनी है, कि अक्रॉस द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, क्यों डिक्रीज होती है, वही 4 पॉइंट आपने यहाँ राइट करने हैं। ग्रुप्स के लिए हमने लिखे थे, नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अक्रॉस द पीरियड कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ऐसा क्यों होता है, वही अगेन सेम पॉइंट लिखने हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाता है, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, और नंबर ऑफ शेल जो है वो भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। उसके बाद ये हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड 3 शॉर्ट क्वेश्चन का 3 ट्राई जो है वो मुकम्मल हुआ। अब आ जाता है हमारे पास, व्हाई द साइज ऑफ केटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, व्हाई द साइज ऑफ एनाइन इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। वैसे तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे, लेकिन सेकंड ईयर में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो रखते हैं। सबसे पहला है कि व्हाई द साइज ऑफ केटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, जो केटाइन का साइज है वो उसके पेरेंट एटम से स्मॉलर क्यों होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं सोडियम की बात करता हूं, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो उस पर आ गया Na पॉजिटिव। 1 इलेक्ट्रॉन साइज जैसे मैंने यहाँ नीचे मेंशन किया है 186 पिकोमीटर था, तो कितना रह गया 95 मीटर। कि जो पेरेंट एटम है उससे केटाइन का साइज छोटा क्यों होता है। पहली बात तो ये, सोडियम के केस में 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पीछे 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। उससे पहला पॉइंट हम जो अराइज करते हैं वो ये है कि इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। दूसरा पॉइंट है कि न्यूक्लियस होल्ड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विद ग्रेटर फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से अट्रैक्ट करता है या उस पर अपने फोर्स को बढ़ा देता है।
उसके बाद यूजुअली लॉस ऑफ शेल अकर, हाँ मतलब हर केस में नहीं लेकिन नॉर्मली लॉस ऑफ शेल जो है वो अकर हो जाते हैं। तो एग्जांपल देनी है और आपने शॉर्ट क्वेश्चन को वाइंड अप करना है। नेक्स्ट आ गया, व्हाई द साइज ऑफ एनाइन इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। एनाइन का साइज उसके पेरेंट एटम से बड़ा क्यों होता है? बड़ा सिंपल है कि अगेन वही रीजन आपने रखनी है। क्लोरीन के केस में अगर हम बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज कम हो गए, तो इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो। दूसरी बात, न्यूक्लियस होल्ड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विद वीकर फोर्स, क्योंकि रिपल्जन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फैल जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर अपनी फोर्स को कम कर देता है, यानी वीकर फोर्स से होल्ड करता है न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपैंड, जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो क्या कर जाता है, फैल जाता है। एग्जाम्पल अगर मैं राइट करूं तो एग्जाम्पल मैं यही राइट कर देता हूं कि जो Cl है एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बन जाता है Cl नेगेटिव और साइज 99 पिकोमीटर से हो जाता है 181 पिकोमीटर। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हवाले से भी इसे हम बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो हमने अभी तक डिस्कस मिनरल्स आ जाते हैं 7 में उनके फार्मूला, जिसमें हमने बात की सेल्वाइट की, सेल्वाइट का फार्मूला है KCl, फिर हमने बात की रॉक साल्ट हैलाइट जिसे हम कहते हैं NaCl, चाइल्ड साल्टपीटर उसमें NaNO3 नेट्रॉन का होता है Na2CO3.H2O, डोलोमाइट का होता है MgCO3 CaCO3, कैल्साइट का होता है CaCO3 और बेराइट का होता है BaSO4। ये कुछ हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बंदे ने इसे अच्छे से करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आता है, गिव द रिएक्शन ऑफ लिथियम विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कि लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है Li2O, लिथियम ऑक्साइड बैलेंस कर लेते हैं तो साथ में ये आ जाएगा हमारे पास 2Li2O, लिथियम ऑक्साइड हमारे पास बन जाता है। और ये लिथियम ऑक्साइड जो है हमारे पास फिर किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ Li2O, तो साथ में हमारे पास बन जाता है Li2O साथ में CO2, तो बनता है Li2CO3 जिसे हम कहते हैं लिथियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट why diamond is a non-conductor and graphite is a fairly good conductor, कि जो डायमंड है वो हमारे पास क्या है, नॉन कंडक्टर है, और जो ग्राफाइट है वो हमारे पास क्या है, फेयरली गुड कंडक्टर है। पहली बात तो आप जानते हैं ग्राफाइट है या डायमंड है ये कार्बन की एलोट्रोप्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन डायमंड। In diamond, all the carbon are sp3 hybridized, कि इसमें तमाम की तमाम कार्बन क्या है, sp3 hybridized है, and each carbon atom make 4 sigma bond with other carbon atom। इसमें हर एक कार्बन एटम 4 सिग्मा बॉन्ड बनाती है अदर कार्बन एटम्स के साथ। और होता क्या है, all the sigma electrons are tightly bonded, मतलब मजबूती से जुड़े होते हैं, and unable to move freely, और वो मूव नहीं कर सकते आसानी से। therefore diamond is a non-conductor। जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट नहीं गुजरेगा। उस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि जो डायमंड होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक नॉन कंडक्टर होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्राफाइट इज अ फेयरली गुड कंडक्टर, कि जो ग्राफाइट होता है ये हमारे पास एक अच्छा कंडक्टर होता है। अब जरा इस बात को भी अच्छे से समझिएगा, इन ग्राफाइट द कार्बन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कि कार्बन एटम जो है वो क्या होती हैं हमारे पास, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती हैं, एंड मेक 3 सिग्मा बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स। इसमें हर एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाती है बाकी कार्बन्स के साथ। और उसके बाद विद द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज relatively फ्री टू मूव, और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है, जो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो इजीली मूव कर सकता है। और उस बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि ग्रेफाइट जो है वो क्या है, हमारे पास एक फेयरली गुड कंडक्टर है इस चौथे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो रिलेटिवली तीनों की निस्बत मूव कर सकता है, और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टिविटी का बायस भी बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि वाई मेटालिक करैक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, कि जो मेटालिक करैक्टर होता है वो हमारे पास क्यों इंक्रीज होता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं। आप जानते हैं कि मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो मेटल के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो उस बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि
मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है। उसकी वजह आप जानते हैं, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ज्यादा दूर होता जाएगा और उस पर न्यूक्लियस की जो पकड़ है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एंड लास्ट में मैंने ये लाइन लिखी है, एंड मेक्स द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, कि जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इजीली हमारे पास जो है वो हो जाता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी, बार बार ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्कली मेटल गिव आयोनिक हाइड्राइड्स, कि जो अल्कली मेटल्स होती हैं हमारे पास वो हमें आयोनिक हाइड्राइड्स देती हैं। आयोनिक हाइड्राइड्स का मतलब बड़ा सिंपल है कि हाइड्राइड मीन कि ये हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाती हैं। अब अल्कली मेटल्स हैव वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, एंड हेंस आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी हमारे पास क्या करते हैं, कहलाते हैं। दिस कैन मेक आयोनिक बॉन्ड विद नेगेटिव आयन, ये आयोनिक बॉन्ड बना लेती हैं नेगेटिव आयंस के साथ। और उसके अलावा हाइड्राइड आयन, जो हमारे पास हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, इसे हम हाइड्राइड आयन कह रहे हैं, एक्ट एज एनाइन, जो किसके तौर पर, एनाइन के तौर पर एक्ट करेगा, एंड मेक आयोनिक बॉन्ड विद अल्कली मेटल्स। और जो अल्कली मेटल्स के साथ क्या बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड बाय मेकिंग आयोनिक हाइड्राइड्स। और वो जो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा अल्कली मेटल्स के साथ, उन्हें ही तो हम आयोनिक हाइड्राइड्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है NaH, LiH, तो इस तरह की एग्जाम्पल जो है वो आप आयोनिक अल्कली मेटल गिव आयोनिक हाइड्राइड्स में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इन अ पीरियड, कि ऑक्सीडेशन स्टेट पीरियड में बदलती है बट रिमेन सेम इन अ ग्रुप, ग्रुप में सेम रहती है। अब आप जानते हैं कि आपके जो टीचर्स हैं उन सब ने बताया होगा कि जो पीरियड नंबर होता है ये आपको बताता है नंबर ऑफ शेल्स के बारे में, और जो ग्रुप नंबर होता है ये बताता होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो होता क्या है, जो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड करती है इन दो फैक्टर्स पर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, दूसरा नंबर ऑफ वैकेंसीज, कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितनी वैकेंसीज हैं, उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम पीरियड की बात करते हैं, इन पीरियड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं, बदल रहे होते हैं। वाइल द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा होता है जिसकी वजह से उनका आसान लफ्जों में कहूं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे होते हैं, बदल रहे होते हैं। सो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या कर रही होती है, वेरी कर रही होती है, बदल रही होती है। अभी मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन आप जानते हैं नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो क्या रहते हैं, इसमें कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम ग्रुप्स में। इन ग्रुप्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज रिमेन सेम। सपोज अगर कोई ग्रुप यानी कोई एलिमेंट पहले ग्रुप के हैं, तो उन सब की वैकेंसीज भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। उन सब के वैलेंस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप के हैं तो लिथियम के वैलेंस ऑर्बिटल में एक है, सोडियम के वैलेंस ऑर्बिटल में कोई 5 हो जाएंगे, नहीं। ग्रुप नंबर एक्चुअल में बताता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या लाइन है, बड़ी सिंपल लाइन है कि इन ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज रिमेन सेम, हेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इन ग्रुप जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पीरियड में वेरी करती है, लेकिन ग्रुप्स में क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। उसके बाद आ जाता है जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक इन नेचर। बड़ा अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है कि जिंक ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, एम्फोटेरिक हम ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। Those compounds which can behave as an acid as well as base are called amphoteric compounds। जो एसिड के तौर पर भी बिहेव कर सकें और बेस के तौर पर भी बिहेव कर सकें, इस तरह के कंपाउंड को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड्स बुलाते हैं। मिसाल के तौर पर जिंक ऑक्साइड जब H2SO4 के तौर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड बेस के तौर पर एक्ट करता है, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये एसिड के तौर पर एक्ट करता है। जिंक ऑक्साइड जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है, साथ में क्या बनाता है, वाटर बनाता है।
और जिंक ऑक्साइड जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है यानी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और एक कम्प्लेक्स बनता है। तो इस तरह हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन वाइंड अप होता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो अल्कलाइन सोल्यूशन होता है, एक्वा सोल्यूशन होता है बोरैक्स का, वो अल्कलाइन इन नेचर क्यों होता है? बोरैक्स का सोल्यूशन जो है वो अल्कलाइन इन नेचर क्यों होता है? हम क्या करते हैं, जब बोरैक्स को Na2B4O7 को वाटर में डिजोल्व करते हैं H2O, तो हमारे पास बनता है 2NaOH और साथ में बनता है H3BO3। अब आप जानते हैं कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये हमारे पास जो है वो एक क्या है, वीक बेस है। ये क्या है, हमारे पास एक वीक बेस है। अब ये हमारे पास क्या है, वीक बेस है, वीक बेस, ठीक है। तो आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी आयनाइजेशन भी ज़्यादा है, तो इसके सोल्यूशन में आयन ज़्यादा होंगे, इसके कम होंगे, इसलिए हम कहते हैं जो एक्वा सोल्यूशन है बोरैक्स का वो अल्कलाइन इन नेचर होता है। इसका आंसर मैं स्क्रीन पर दे दूंगा। ऑप्शन हमारे पास ये आ जाता है कि आर्थोबोरिक एसिड का जो हमने रिएक्शन है वो बताना है किसके साथ, H3BO3, इसे हम आर्थोबोरिक एसिड कहते हैं। इसका रिएक्शन हमें करवाना है NaOH के साथ। आप जानते हैं जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या बनता है, तो साथ में बनेगा Na2B4O7 बन गया और साथ में हमारे पास वाटर के 7 मॉलिक्यूल जो हैं वो बन गए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये जो आर्थोबोरिक एसिड है जिसे हम कहते हैं H3BO3, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं इथाइल अल्कोहल के साथ। किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ। तो हमारे पास इथाइल बोरेट बनता है C2H5 थ्राइस, साथ में आ जाता है BO3 और साथ में आ जाता है वाटर के 3 मॉलिक्यूल, इसे कहते हैं इथाइल बोरेट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है यूजेस ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स के यूजेस हमारे पास क्या है? सबसे पहले तो इसे हम सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। दूसरा पॉइंट यह है कि इसे हम मेटालर्जिकल ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल करते हैं कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उसके अलावा हम इसे बोरेट गिलास बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम इसे बोरैक्स बीड टेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए हम किसे डिटेक्ट करते हैं हम मेटल कैटाइंस को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन को अच्छे से देखें। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री ऑफ बोरैक्स बीड टेस्ट। हम उसे कहते होते हैं कि बोरैक्स बीड टेस्ट क्या है। ये मेरे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम का पार्ट बनता है, हर हाल में हर बच्चे ने इसे जो है वो याद करना। हमारे पास होता क्या है कि जब हम बोरैक्स को हीट करते हैं, व्हेन बोरैक्स इज हीटेड ऑन लूप, कि जब हम इसे लूप पर क्या करते हैं, इसे हीट करते हैं, ये डिकम्पोज हो जाता है और देता है NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट और साथ में देता है B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड और गिलासी बीड्स इस प्रोड्यूस, यानी Na2B4O7 को हमने हीट किया तो उसने हमें दिया NaBO2 मेटाबोरेट और साथ में B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड दिया। उसके बाद हमने क्या किया, और ये जो बोरिक एनहाइड्राइड हमारे पास बना था इसका हमने क्यूप्रेस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया B2O3 का, तो हमारे पास CuBO2 ट्वाइस हमारे पास जो है वो बन गया, जो हमारे पास किस कलर में होता है, कॉपर साल्ट इस फॉर्म विच रिएक्ट विद B2O3 तो जो हमारे पास इसका फ्लेम होता है, रिड्यूसिंग फ्लेम हमारे पास इसका मौजूद होता है। ओके, क्वेश्चन आ जाता है, वो आ जाता है यूजेस, यानी आपने यूजेस हर हाल में करने हैं और आपकी बात जो यूजेस हैं वो किसके हैं बच्चों, बोरिक एसिड के हैं। सबसे पहले तो इसे मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक, और इसे आई वॉश के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और कैंडल इंडस्ट्री में भी इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा पोट्री एज अ ग्लास, इसे पोट्री के तौर पर भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ओके, हमने बोरैक्स को प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर भी किससे करना है, हमने कोलैमिनाइट से प्रिपेयर करना है। हमने कोलैमिनाइट का डिफरेंट फार्मूला है ऑर्थोबोरिक एसिड्स के जो नाम देखने हैं, सबसे पहले H3BO3 उसे हम ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ तो हमारे पास बनता है कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है H2B4O7 बन जाता है और साथ में उसे हम कहते हैं टेट्राबोरिक एसिड, या इस तरह हमने और उसके बाद हमारे पास आ जाता है पायरोबोरिक एसिड, जिसका हमारे पास फार्मूला होता है H6B4O7, बोरिक एसिड पर हीट का क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले तो ये H3BO3 है, इसे हम अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट हमें क्वेश्चन देता है की तरफ। मेटाबोरिक एसिड HbO2 और साथ में देता है वाटर, और ये जो HbO2 है उसे जब हम 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो ये देता है टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7 देता है और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल देता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो टेट्राबोरिक एसिड बना है H2B4O7 रेड हॉट, इसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये हमें देता है बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 और साथ में देता है वाटर के मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और इस शॉर्ट क्वेश्चन को मैं अपना फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन भी समझता हूँ एग्जाम के हवाले से,
क्योंकि पिछले कई सालों से इसे हर बार जो है वो रिपीट किया जाता है, तो आपने इसे हर हाल में याद करना है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? आप जानते हैं लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स एक जो है वो इसमें हमने देखना है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है मेरा वैसे भी फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, क्योंकि काफ़ी बार इसे एग्जाम में रिपीट किया जाता है। चले हम चलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की तरफ कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज द स्टडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम्स एंड आइंस। कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है उसमें एटम का जो साइज है या आइन का जो साइज है वो स्टडी डिक्रीज होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। रेयर अर्थ एलिमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे उनका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जाता है। अब होता क्या है, हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली लेंथेनाइड्स की। तो आप जानते हैं लेंथेनाइड प्रेजेंट इन द सिक्स पीरियड, वो छठे पीरियड में मौजूद होते हैं। इन लेंथेनाइड्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन द फोर ऑफ सब शेल, कि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो इंटर होता है 4f सब शेल में, ठीक है। और जो f सब शेल होता है उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, यानी जो f सब शेल होता है उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। सो इट फॉर्म पुअर शील्ड। अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो डेफिनेटली वो शील्ड भी क्या बनाएगा, जरा कमजोर बनाएगा। किन के दरमियान? बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर 6s इलेक्ट्रॉन। किन किन के दरमियान? न्यूक्लियस एंड आउटर 6s इलेक्ट्रॉन। हेंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर 6 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। उसके वीक शील्ड बनाने की वजह से 6s इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से साइज जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, और इसे ही हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। और ये सारा काम हो किस ऑर्बिटल की वजह से रहा है? f ऑर्बिटल्स की वजह से, यानी सॉरी f सब शेल की वजह से। और f सब शेल का पुअर क्वेश्चन ये है कि जो P2O5 है वो हमारा कहलाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कि P2O5 इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन रिएक्शन की मदद से एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो C2H5OH का रिएक्शन करवाया गया है P2O5 के साथ, तो हमारे पास बनेगा C2H4 2HPO3, इसे हम बुलाएंगे। उसके बाद हम H2SO4 का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ जी, P2O5 के साथ। तो हमारी प्रोडक्ट बनेगी SO3 हमारे पास बनेगा, और साथ में बनेगा 2HPO3 हमारे पास बनेगा। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, HNO3 के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। किसका रिएक्शन करवाते हैं जी, P2O5 का। तो हमारे पास बनेगा N2O5, साथ में बनेगा 2HPO3। इस तरह हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है मुकम्मल होता है, और आपने अच्छे से करना है। ओके, हमारे पास आ जाता है व्हाट इज रिंग टेस्ट, कि रिंग टेस्ट क्या होता है। तो उसे ज़रा हम अच्छे से समझते हैं कि रिंग टेस्ट में हमारे पास द NO गैस फॉर्म्स अ ब्राउन कलर्ड एडिशन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? एडिशन कंपाउंड विद FeSO4 with shows up as brown ring। कौन सा रिंग शो करते हैं वो? ब्राउन रिंग। और ये टेस्ट कंफर्म करता है नाइट्रेट्स को, या नाइट्रेट्स आयन को कंफर्म करता है। रिएक्शन हमारे पास FeSO4 प्लस NO, साथ में बन जाएगा FeSO4.NO। बहुत से बच्चे यहाँ जो है प्लस का साइन लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बेटा बार बार एग्जाम का पार्ट जो है वो बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि NO2 हमारा कहलाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भी आपने रिएक्शन से ही एक्सप्लेन करना है। H2S का हमने NO2 के साथ रिएक्शन करवाया, तो हमारे पास बना वाटर, साथ में सल्फर, साथ में NO। और साथ में हमने इसका 2Ki के साथ यानी पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाया, तो बना 2KNO2 हमारे पास बना, और साथ में हमारे पास बना I2। तो 2 नंबर के लिए दो रिएक्शन जो हैं वो इनफ है। जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है वो है हमारे पास गिव द एडवांटेजेस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कि आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस के एडवांटेजेस क्या करने हैं, राइट करने हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये हमें देता है प्योर सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा काम जो है, इजीली हम क्या कर लेते हैं, जो चीज़ भी बना रहे हैं उसे हैंडल कर लेते हैं। और हाई यील्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, हमें जो है वो प्रोडक्ट की ज़्यादा हाई यील्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, कि हमने प्रोडक्ट की
एक्वा में हमारे पास क्या होता है कि जब हम 1 वॉल्यूम कंसनट्रेटेड HNO3 का और साथ में हमने 3 वॉल्यूम लेने हैं कंसनट्रेटेड HCl के, ठीक है, तो हमारे पास जो बनता है उसे कहते हैं हम एक्वा रिजिया। HNO3 का 1 वॉल्यूम, HCl के 3 वॉल्यूम, साथ में बना NaCl नाइट्रोसाइल क्लोराइड, Cl2 और साथ में बना। अब हमारे पास ये जो NOL बना है ये डिकम्पोज होगा और हमें ये देगा NO और साथ में एटॉमिक क्लोरीन देगा। अब ये जो एटॉमिक क्लोरीन है AU साथ में 3Cl, तो हमारे पास बन जाएगा AuCl3। मतलब जो एक्वा रिजिया होता है वो गोल्ड को भी क्या कर लेता है, डिजोल्व कर लेता है। अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है रिपीट किया जाता है, हर हाल में आपने से अच्छे से करना था। अच्छा जी, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई SO3 डिजोल्व्ड इन, ये अभी तक मैं जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इन H2SO4 नॉट इन वाटर, कि वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता। सबसे पहले जो H2SO4 है आपने क्या करना है, उसे एसिड में डिजोल्व करना है, तो वो बनाएगा H2S2O7, इसे कहते हैं हम ओलियम। ओलियम जो है ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास H2SO4 में, और जितने भी रिक्वायर्ड अमाउंट वाला H2SO4 चाहिए। लेकिन ये SO3 में क्यों नहीं डिजोल्व होता, उसकी वजह ये कि एक तो पहली रीज़न कि जो रिएक्शन है वो हमारा हाईली एक्सोथर्मिक है। दूसरी रीज़न कि SO3 जो है वो लेस वाटर में, लेस सॉल्युबल होता है, किसमें, वाटर में, लेस सॉल्युबल इन वाटर एट हाई टेम्परेचर। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कंसंट्रेशन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। ओके, सिमिलैरिटीज विद ऑक्सीजन एंड सल्फर, ठीक है जी। राइट एनी 2 सिमिलैरिटीज या राइट एनी, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है जी, राइट एनी 3 सिमिलैरिटीज इन ऑक्सीजन एंड सल्फर। क्या क्या है जी, ऑक्सीजन एंड सल्फर। सबसे पहली बात जो आपने अच्छे से याद रखनी है वो ये है कि बोथ हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या है, सेम है। दूसरा पॉइंट जो आपने यहाँ याद रखना है वो ये है कि बोथ आर टिपिकल नॉन मेटल्स, बोथ आर टिपिकल नॉन मेटल्स, दोनों के दोनों क्या हैं जी, हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। और थर्ड पॉइंट हमारे पास इसका आ जाता है वो ये है कि बोथ हैव एलोट्रोपिक फॉर्म, दोनों के दोनों जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म्स भी जो है वो रखते हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जाम का पार्ट बनता है वो ये है कि हाउ डज नाइट्रोजन डिफर, मुख्तलिफ है फॉर फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप, फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप, कि हाइड्रोजन किस तरह अपने ही ग्रुप वालों से क्या है, मुख्तलिफ है। सबसे पहली बात जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो हमारे पास गैस है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, हमारे पास सॉलिड है। दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, कि नाइट्रोजन जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है, वाइल अदर एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। तीसरा पॉइंट जो आपने अच्छे से याद रखना है कि नाइट्रोजन हैव नो एलोट्रोपिक फॉर्म, नाइट्रोजन हैव नो एलोट्रोपिक फॉर्म फ्रॉम while other elements have allotropic forms, while other elements have allotropic forms. Got it my point? Okay, क्या होता है हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है हमारा फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। ये जो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड है वो हमारे पास क्या होता है, जो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड होता है वो होता है द मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड NO2 इज कॉल्ड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड हम उसे जो है बुलाते हैं, ये हमारे पास एक रेड फ्यूमिंग लिक्विड होता है, दूसरा ये हमारे पास मोर रिएक्टिव होता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है यूजेस ऑफ H2SO4, यूजेस ऑफ H2SO4। ओके, अगर हम बात करें सबसे पहली जो आपने इसका यूजेस लिखना है कि इसे हम लेबोरेटरी एजेंट के तौर पर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा इसे हम इलेक्ट्रिकल बैटरीज एंड स्टोरेज सेल में भी जो है वो इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इसे हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी हम इसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से हम HCl भी बना लेते हैं, HNO3 भी बना लेते हैं, और सल्फेट्स भी जो है वो हासिल कर लेते हैं। ओके, ये रहता है। अच्छा जी, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि H2SO4 एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और याद रहे ये मेरा फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन भी रहता है जो एग्जाम के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट में हमारे पास जो ऑक्सैलिक एसिड है कंसंट्रेटेड H2SO4 की, अब याद रहे इसका शॉर्ट फॉर्म ये रहता है कि हमने ना यहाँ से वाटर के जितने मॉलिक्यूल पॉसिबल है वो निकालने होते हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा, जितने हाइड्रोजन आपने अच्छे से समझना है कि 2 हाइड्रोजन है तो वाटर के मॉलिक्यूल उसी हिसाब से निकलेंगे। तो आपके पास वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल गया, साथ में बन गया CO2 और साथ में बन गया CO। ऐसे ही हमारे पास क्या है, फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड से हमारे पास वाटर का एक ही मॉलिक्यूल निकलेगा तो पीछे बच जाएगा C और साथ में H2O। ऐसे ही हमारे पास है C2H5OH। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि हमारे पास ऑक्सीजन एक है तो वाटर का मॉलिक्यूल भी क्या निकलेगा, एक निकलेगा, बाकी जो है हमारे पास बन जाएगी इथीन। तो ये 3 रिएक्शंस बहुत हैं, आपको 2 नंबर के लिए यहाँ हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एंड होते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो आ जाता है व्हाट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट। ये जो है वो आयोडाइज्ड सॉल्ट क्या होता है, हमारे पास सिंपल सा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हेन सम अमाउंट ऑफ
आयोडाइड आइंस, जब हम थोड़ी अमाउंट जो है वो ऐड करते हैं आयोडाइड आइंस की, किसमें ऐड करते हैं, आर एडिड इन कॉमन सॉल्ट, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। कॉमन सॉल्ट वो कौन सा होता है, NaCl, उसे हम कहते हैं बच्चों इस कॉल्ड आयोडाइज्ड सॉल्ट। याद रहे क्या कहते हैं उसे हम, आयोडाइज्ड सॉल्ट। यूजुअली फॉर द दिस पर्पस ऑफ NaIK इज मिक्स्ड विद NaCl इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन काज द इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर इसकी जो है हमारे पास इनसफिशिएंट अमाउंट होगी तो उससे जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है वो बड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, उसे हम कहते हैं व्हाट इज फ्रीऑन्स एंड टेफ्लॉन्स। कि फ्रीऑन्स एंड टेफ्लॉन्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फ्लोरो क्लोरोकार्बन्स हैं उसे हम कहते हैं आर कॉल्ड फ्रीऑन्स, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीऑन्स। दीज आर CCl2F2 एंड CClF3, ये हमारे पास कहलाते हैं फ्रीऑन्स। उसके अलावा ये जो गैसेज हैं, दीज गैसेज आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर्स, इसे जो है यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में एंड एरोसोल प्रोपेलेंट में, एरोसोल प्रोपेलेंट में इसे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद साथ में आ जाता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन हमारे पास इज अ पॉलीमर, टेफ्लॉन हमारे पास एक पॉलीमर है और वो कौन सा है, वो हमारे पास है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन, हम उसे कहते होते हैं। इसे इस्तेमाल किया जाता है, दिस प्लास्टिक इज यूज्ड टू मेक क्रोयन प्रूफ पार्ट्स, इसे जो है वो क्रोयन प्रूफ पार्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मशीनरी के, और नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ कुकिंग गैस का भी इसका इसी का बनाया जाता है, और इलेक्ट्रिकल वायरिंग, फॉर कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग में भी हम इसी का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, व्हाई आयोडीन हैज मेटालिक लस्टर, कि आयोडीन का हमारे पास या आयोडीन हमारे पास जो है मेटालिक लस्टर क्यों शो करती है। अब होता क्या है, जो मेटालिक लस्टर इन आयोडीन है वो होता है इज ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आयोडीन एट रूम टेम्परेचर, ड्यू टू बिगर size of iodine, due to bigger size of iodine, the due to bigger size of iodine, the electron of iodine, the electron of iodine at room temperature take energy ले लेते हैं and go to higher energy values, ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट भी हम उसे कह सकते हैं, हायर एनर्जी स्टेट। और उसके बाद व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कम बैक, और उसके बाद जब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम बैक, जब वो वापस आते हैं, दे emit some radiation of particular wavelength, therefore इसीलिए it appears as lustrous grayish black solid, ठीक है, ग्रेइश ब्लैक सॉलिड। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा हैलोजन, विच हैलोजन सब्लाइम होता है टू वॉयलेट वेपर्स में, सॉरी। तो हमारे पास जो आयोडीन है, आयोडीन इज ग्रेइश ब्लैक सॉलिड एंड इमिट्स, और ये इमिट करता है कौन से वेपर्स, वायलेट कलर के वेपर्स को क्या करता है, इमिट करता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा हैलोजन यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक के तौर पर। हमारे पास आयोडीन ही यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक के तौर पर। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है कि कौन सा जो हैलोजन्स है बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन जो है वो यूज किया जाता है इन वाटर ट्रीटमेंट टू किल द बैक्टीरिया। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है, आप जो है नेम द गैस, कि आप गैस का नेम बताएं जिसे अर्थ क्विक प्रेडिक्शन के लिए ज़लज़ले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास जो गैस है उसे कहते हैं रेडॉन। उसके अलावा नेम द गैस, आप गैस का नेम बताएं जिसे बैक्टीरियल लैंप्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो वो हमारे पास गैस कहलाती है जीनॉन, जिसे बैक्टीरियल लैंप्स के तौर पर क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, उसे हम कहते हैं कि वाई HF इज वीकर एसिड देन HCl। HF जो है एक वीकर एसिड है HCl की निस्बत। आपने क्या याद रखना है, इसमें बड़ा सिंपल सा आंसर है, आप लोग अपनी तरफ से ही लिखेंगे HF, और ये मैंने शो कर दी, इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, साथ में HF और पार्शियल नेगेटिव। होता क्या है कि इसका जो पार्शियल पॉजिटिव यानी प्रोटॉन है वो दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान इंट्रैप्ड होता है, इसलिए ये इजीली प्रोटॉन को डोनेट नहीं करता, इसलिए हम इसे एक वीक एसिड जो है वो कंसीडर करते होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसे मैं इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अच्छे से याद करना। आ जाता है नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, एग्जाम का पार्ट भी है, तो मैं चाहता हूं आप लोग इसे अच्छे से देखें। वो है हमारे पास व्हाट इज अवेलेबल क्लोरीन, कि अवेलेबल क्लोरीन हमारे पास क्या होती है। इफ एक्सेस ऑफ एन एसिड इज एडेड टू ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन इज गिवन आउट। तो क्लोरीन जो है वो रिलीज होती है। रिएक्शन है जी हमारे पास ये ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस H2SO4 हमने उसमें ऐड कर दिया, तो साथ में हमारे पास बना कैल्शियम सल्फेट, साथ में बना वाटर, और साथ में बना Cl2। ये Cl2 हमारा कहलाता है अवेलेबल क्लोरीन। तो लास्ट में हम एक लाइन लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ क्लोरीन दस सेट फ्री इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर में जो अवेलेबल क्लोरीन की परसेंटेज रहती है वो 35 to 45% रहती है। द एक्टिविटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर की जो एक्टिविटी है वो हम अवेलेबल क्लोरीन की अवेलेबिलिटी से ही क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ओके, क्वेश्चन हमारा है क्या, वो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि हमने बताना है कि अंडर व्हाट कंडीशंस एल्युमिनियम क्रूड, अंडर व्हाट कंडीशंस एल्युमिनियम क्रूड, कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें एल्युमिनियम जो है वो क्रूड होता है। सबसे पहले तो एल्युमिनियम तभी क्रूड होता है व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद दोज मेटल, व्हेन इट इज
कॉन्टैक्ट विद दोज मेटल विच हैव ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल, जिनका ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल होगा देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, किसकी मौजूदगी में, मॉइस्चर की मौजूदगी, किसकी मौजूदगी में, अच्छा उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एल्यूमिनियम इज इन कॉन्टैक्ट विद कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड एंड एल्यूमिनियम इज प्रूव्ड। दो कंडीशन है, सबसे पहले तो जो है वो मॉइस्चर होनी चाहिए जी, और दूसरी कंडीशन ये है कि ये कॉन्टैक्ट करे ऐसी मेटल के साथ जिनका क्या हो, ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल हो, क्या हो, जिनका ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हाउ, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, तो बड़ा सिंपल है कि हाउ क्रोमेट्स आइन कन्वर्टेड इनटू डाई क्रोमेट आइंस एंड वाइस वर्सा। बड़ा सिंपल है कि हमारे पास 2CrO4 2 नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव, तो हमारे पास बनता है Cr2O7 2 नेगेटिव, और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। अब होता क्या है, जब इस अल्कली को ऐड किया जाता है, द हाइड्रोक्सिल आयन विल रिमूव हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन, जो OH है, हाइड्रोक्सिल आयन है, वो रिमूव कर देता है सोल्यूशन से किने, हाइड्रोजन आयन को, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट होता है, विल शिफ्ट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, और डाइक्रोमेट आयंस कन्वर्ट होने लगते हैं किसमें, क्रोमेट आयंस में। और अगर आप इसमें एसिड ऐड करते हैं, एसिड ऐड करने से जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होता है राइट से लेफ्ट की तरफ, ओके, बेस ऐड करने से शिफ्ट होता है लेफ्ट टू राइट और राइट से लेफ्ट, तो ये हमारे पास हुआ हाउ क्रोमेट आयन कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट आयन हमारे पास होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, तो उसे भी देख लेते हैं, या इसे हम कहते होते हैं सैक्रिफिशियल कोरोजन कहते होते हैं, कि सेक्रीफाइस कर देता। तो हम जो है वो आयरन को, कोरोजन ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय जिंक, उसमें हम क्या करते हैं, इट इज डन बाय डिपिंग क्लियर आयरन शीट, जो हमारे पास आयरन शीट है उसे डिप करते हैं किसमें, ZnCl2 बाथ में, और उसके बाद उसे करते हैं हम हीट। उसके बाद जो आयरन शीट है उसे रिमूव कर लेते हैं, और रिमूव करने के बाद एंड एडिड या रोल्ड उसे करते हैं रोल्ड इनटू जिंक बाथ एंड एयर कूल्ड, और उसे फिर जो है ठंडा करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है जिंक की, अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उनके दरमियान एक गैल्वेनिक सेल एस्टैब्लिश हो जाता है, जिनमें जिंक जो है वो एनोड के तौर पर काम करता है, और आयरन जो है वो किसके तौर पर काम करता है, कैथोड, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहता है जिंक टू आयरन, जिसकी वजह से जिंक जो है वो डिके होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो आयरन है वो जंग से बच जाता है, रिमेन्स इंटैक्ट। फॉर एग्जांपल Fe2+Zn, तो Zn आयनाइज होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन किसे मिलते जाते हैं, आयरन को मिलते जाते हैं, और इस तरह की कोरियन को हम सैक्रिफिशियल कोरियन भी जो है वो कहते होते हैं, ओके। बड़ा इंपॉर्टेंट है और मेरा फेवरेट भी है, उसे कहते हैं हम डी ट्रांजिशन। और ये जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो कलर क्यों शो करती हैं, इसमें बड़ा सिंपल है, क्या है कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये अपने आप को स्प्लिट कर लेते हैं, किस तरह, 2 एनर्जी लेवल्स में, एक की जो एनर्जी है वो हाई होती है और एक की एनर्जी क्या होती है, लो होती है। और जैसे ही लाइट फॉल करती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ, ठीक है, और वो डी से डी ही हो रही होती है, इसलिए इस तरह की ट्रांजिशन को हम कह रहे होते हैं डी ट्रांजिशन। और इस तरह एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास, जैसे मैंने डी ऑर्बिटल बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मेंशन कर दिया, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास लोअर ऑर्बिटल में रहना जो है वो पसंद करता है, जैसे उसने एनर्जी ली, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया, नेक्स्ट आपने बनाना है कुछ इस तरीके से, और एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ शो कर देना, एग्जाम्पल दे देनी है TiH2O6, और साथ में आ जाएगा हमारे पास 3+, ओके, जाता है, उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और दूसरा आ जाता है डायामैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये इस तरह के सब्सटेंस होते हैं जो वीकली रिपेल्ड होते हैं, किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने इसे अच्छे से याद रखना है। उसके बाद यहीं से एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी अराइज होता है, व्हाट इज द काज ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, व्हाट इज द काज ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, कि क्या काज होता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का। होता क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, या सिंपल लिख लेता हूं मैं कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज काज्ड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक जो बिहेवियर है वो वजह बनते हैं कौन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इट इज बिकॉज, ये इसलिए क्योंकि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैविंग मैग्नेटिक मूवमेंट, इनके पास क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो इंक्रीज। और उसके अलावा जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक करेक्टर है Fe3+ का और Mn2+ का, क्योंकि इन दोनों के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, उसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, और दूसरी बात ये हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और ये शो करते हैं वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं, क्या शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसीज जो है वो शो करते हैं।